नमस्कार। चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल टूल को, यानी कि ईएमआई को। चाहे वो सपनों का घर हो या फिर अपनी पहली गाड़ी, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो भाई इसका हल क्या है? जवाब है ईएमआई, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। असल में ये वो जरिया है जो बड़ी बड़ी खरीदारी को छोटी छोटी आसान किस्तों में बांट देता है, और इसी से हमारे बड़े सपने पूरे हो पाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करती है? ईएमआई के पीछे का गणित क्या है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये समझना सबसे ज़रूरी है। हर महीने जो किस्त दी जाती है ना, उसमें असल में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मूलधन, यानी वो असली रकम जो उधार ली गई है, और दूसरा होता है ब्याज, मतलब उस पैसे को उधार लेने की कीमत। तो ये पूरा सफ़र कैसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, बैंक लोन का पूरा पैसा दे देता है। फिर स्टेप 2 में हर महीने एक तय ईएमआई चुकानी शुरू हो जाती है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्टेप 3, 4 और 5। हर ईएमआई में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में यानी स्टेप 4, किस्त का ज़्यादातर पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है, और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है स्टेप 5 में यह हिसाब बदलने लगता है। अब ईएमआई का बड़ा हिस्सा मूलधन को कम करने में जाता है, और ये सब मुमकिन होता है स्टेप 6 यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से। तो ब्याज कैलकुलेट करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है फिक्स्ड रेट, जिसमें ब्याज हमेशा आपके शुरुआती लोन अमाउंट पर ही लगता है पूरे समय के लिए, और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें ब्याज सिर्फ बची हुई लोन की रकम पर लगता है, जो हर ईएमआई के साथ जाहिर है कम होती जाती है। और देखिए, इसी से साफ पता चलता है कि लोन लेने वालों के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों बेहतर माना जाता है। क्योंकि ब्याज सिर्फ बची हुई रकम पर लग रहा है, तो कुल मिलाकर काफी कम ब्याज चुकाना पड़ता है। मतलब ये जेब के लिए ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ईएमआई की रकम आखिर किन चीजों पर निर्भर करती है। अगर इन फैक्टर्स को समझ लिया जाए तो कोई भी अपने लोन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। लोन का अमाउंट या ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी, ईएमआई भी उतनी ही ज्यादा होगी। वहीं अगर लोन चुकाने का समय यानी कि टेन्योर लंबा होगा, तो हर महीने की किस्त तो कम हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज कहीं ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो सबसे जरूरी सवाल, क्या ईएमआई को कम करने के भी तरीके हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। चलिए कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जिनसे लोन को और किफायती बनाया जा सकता है। ये 4 टिप्स ईएमआई का बोझ काफी हल्का कर सकती हैं। पहला, सही टेन्योर यानी सही अवधि चुनें। याद रखिए, लंबी अवधि का मतलब है छोटी ईएमआई लेकिन ज्यादा ब्याज। तो एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोन लेने से पहले ही ऑनलाइन कैलकुलेटर से ईएमआई का एक अंदाजा लगा लेना चाहिए। तीसरा, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक से बेहतर ब्याज दर के लिए मोल भाव करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। और चौथा, जो सबसे असरदार है, वो है प्रीपेमेंट। मान लीजिए कुछ पैसे बचाकर लोन का एक हिस्सा चुका दिया तो मूलधन तुरंत कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ लोन जल्दी खत्म होगा, बल्कि ब्याज पर हजारों रुपए भी बच सकते हैं। चलिए अब कुछ बुनियादी डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। ये नियम ये पक्का करने में मदद करते हैं कि ईएमआई कभी बोझ ना बने और क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनी रहे। देखिए, सबसे जरूरी है कि पेमेंट हमेशा टाइम पर हो। इससे न सिर्फ पेनाल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में भी मदद मिलती है। और हाँ, हमेशा अपनी जेब देखकर ही लोन की अवधि चुनें। और कुछ गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। कभी भी अपनी चुकाने की क्षमता से ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस जैसे छिपे हुए चार्जेस के बारे में हमेशा पूछें। और सबसे बड़ी बात, कभी कोई किस्त मिस ना करें, क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आखिर में ईएमआई को सिर्फ एक पेमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक अनुशासित तरीका है जिससे बड़े बड़े फाइनेंशियल टारगेट्स को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में पूरा किया जा सकता है। ये किफायत और अनुशासन का एक बेहतरीन टूल है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने निजी फाइनेंशियल लक्ष्यों को पाने और एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर विचार करना तो बनता है।